मौज़ूआत लिए हैं। कृष्ण चंद्र ने अपने नावलों में मुख्तलिफ मौज़ूआत लिए हैं, तकनीक के एतबार से नए तजर्बे किए हैं। इस तरह उन्होंने रवायती कहानी को जदीद के रंग से रंग दिया है। असल में बच्चों के लिए जो अदब लिखा जाता है उसका वाहिद मकसद बच्चों की तरबियत होती है। बच्चों के मासूम जहन को सबक आमोज़ कहानियों के ज़रिए बेहतर ज़िंदगी गुजारने का दर्स दिया जाता है। दूसरी जानिब परियों, जिन्नों, जादूगरों, उड़ते कालीनों बच्चों को अपनी जानिब राग़िब करने का बेहतरीन तरीका समझा जाता है। कृष्ण चंद्र के बच्चों के लिए लिखे नावलों का मुताला करें। खिलौना दिल्ली में किस तरह शाये हुआ, जिसे बाद में एशिया पब्लिशर दिल्ली ने 1 जुलाई 1954 को शाये किया। 2001 में रजत बुक हाउस दिल्ली ने इसको दोबारा शाये किया। पॉकेट बुक साइज में छपा ये नावल 149 सफ़ात में फैला हुआ है। इस नावल का दिवाचा मशहूर हिंदी कहानीकार रेवती शर्मा। नावल चिड़ियों की अलग लैला रवायती अंदाज में लिखा गया नावल है, जिसमें एक राजकुमार की कहानी बयान की गई है, जिसके जालिम चाचा ने उसकी हुकूमत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और नन्हा शहजादा उससे बचकर किसी तरह जंगल में पहुंच जाता और भेड़िया और भेड़नी उसको अपना लेते हैं और अपनी ओर किया है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। दूसरी बात ये भी है कि यार हमारे जो साहब रहते हैं ये तो पूरे हिंदुस्तान के सेमिनारों में जाते हैं, वो लाखों रुपए के सेमिनार होते हैं और उसमें चंद लोग होते हैं। और माशाल्लाह आप सब लोग इस काबिल से दाद के मुस्तक हैं कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं फिर एक बार मैं अपने जो मेरे पसंदीदा अफसाना निगार हैं जनाब वैशी सईद साहब को मिलकर बड़ा खुश हुआ हूँ और मेरी दिली तमन्ना पूरी हुई है। तो मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह जल्द ही इनके शाहकार अफसानों को पंजाबी में ट्रांसलेशन करूँगा। शोबे उर्दू बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल एमपी को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपना मुताला पेश करें। महसूस करने वाली आवाज़ जनाब सतीश मेंबर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेमिनार के दीगर मुंतज़मीन के साथ साथ खुसूसी तौर पर जनाब गुलाम नबी कुमार और जनाब मोहम्मद इकबाल लोन साहब की कोशिशों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि सभी हजरात को मालूम है कि सेमिनार का मौजू 21वीं सदी में उर्दू अदब है। इस हवाले से उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ सहाबत अरबी ज़बान के लफ्ज़ सेफ़ा से मुश्तक़ है, जिसके मानी सफ़ा किताब या मुक़द्दस किताब और रिसाले के लिए हुआ है। अंग्रेज़ी में इस लफ्ज़ का मुतरादिफ जर्नलिज़म है, जो लातीनी डायनालाइज से माख़ज़ है। ये फ़ारसी के तवसत से अंग्रेज़ी में बसूरत रिसाला शाया हुआ और फ़ारसी ज़ुबान में इसके माने रोज़ाना के होते हैं। सहाफ़त या जर्नलिज़म सच्चाई रास्त तौर पर आगाही का नाम है, जिसमें वाक़ात की अक्कासी की जाती है। सहाफ़त एक ऐसा फ़न है जो अपने हदूद में मुख्तलिफ होने वाले वाक़ात व हादसात की तरसील व इबलाग का एक अहम और मौसर ज़रिया भी है। सहाफ़त का दायरा सिर्फ अखबार व रसाइल तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका दायरा बेहद वसी है। गर्ज़ की सहाफ़त तहरीरी वाक़ात का नाम है, जिसमें ज़िंदगी के सियासी, समाजी, सकाफ़ती, कौमी, बैनुल अक़वामी, इल्मी, साइंसी सभी किस्म के अफ़कार व ख़यालात से होता है। इसमें किसी अदीब का अदब, मुफ़क्किर का ख़याल, मुबस्सिर का तबसरा, मुदब्बिर की तदबीर, फ़लसफ़ी का फ़लसफ़ा और मुसल्लह की इस्लाह, ग़र्ज़ की इंसानी ज़िंदगी की सभी चीज़ें शामिल है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि सहाफ़त रायनामा की तरतीब व तश्कील की तहरीर आवामी किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक़ तहरीर से है और अखबार व रसाइल जो अपने अंदर अवामी वाक़ात व हादसात और रोज़मर्रा के हालात का इंदराज और रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए इन्हें सहफ़ा कहा जाता है। इस मुनासिबत सहफ़ा या रसाले की तरतीब व तस्दीक से मुतल्लक़ अमूर के लिए ही आम तौर पर लफ्ज़ सहाफ़त का इस्तेमाल होता है। तो 80 को शाया हुआ, जिसका नाम हैंकीज़ बंगाल गेज़ेट था। इस अंग्रेज़ी अखबार के सिर्फ 2 सफ़े थे, जिसमें कई इश्तिहारात भी होते थे। यह अखबार शुरू से ही हुकूमत मुहाफ़िज़ रहा, नतीजे में हुकूमत ने इसे बंद करवा दिया। इसके बाद मद्रास और मुंबई से अखबारात शाया होने लगे। शुरू में तमाम अखबारात गैर मुल्की बाशिंदों ने अंग्रेज़ी में शाया किए। कलकत्ता ही से उर्दू अखबारात जामी जहां नुमा 27 अप्रैल 1822 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके बारी कलकत्ता से तरक्की पसंद बंगाली हरी हद्दाद और एडिटर सदा सुखलाल थे।
गंगाधर भट्टाचार्य ये पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने अंग्रेजी में ज़बान में बंगाली गज़ल नाम से अखबार शुरू किया। 1837 ईस्वी में जब फोटोग्राफी की शुरुआत हुई तो उर्दू सहाफ़त को काफ़ी फ़रोग़ मिला और 1857 के बाद उर्दू जराइद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। इनमें अवध अखबार, सर सैयद अहमद खान का तहज़ीब-उल-अख़लाक़ और साइंटिफिक सोसाइटी मैगज़ीन खास तौर पर काबिल ज़िक्र है। इस ज़माने में लाहौर, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ और मेरठ उर्दू रसाइल व जराइद के इशाअत के खास मरकज़ थे। 1857 तक उर्दू के 3 अहम रोज़नामे शाया हो रहे थे जिनके नाम अवध अखबार, रोज़ाना अखबार, कलाम आज़ाद और चिराग हसन हसरत कामिल है। मौलवी मोहम्मद बाकर न सिर्फ उर्दू सहाफ़त के अवलीन फितरी सहाफ़ी है बल्कि इस पेशे के वो हादी और मुअज्जिद है जिनकी कई सारी खसूसियात आज भी उर्दू सहाफ़त में राइज है। तालीम से फारिग होने के बाद वो दिल्ली में तहसीलदार मुकर्रर हो गए थे, लेकिन इनके वालिद मौलवी उनका ताल्लुक शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद श्रीनगर कैंपस से है। डॉक्टर अल्ताफ अंजुम साहब, जनाब बशीर चिराग साहब और जनाब सतीश विमल साहब, सब सामीन में बैठे मेरे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर नसीम अख्तर साहब और दीगर सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाने का मौजू है 21वीं सदी में जम्मू कश्मीर के चंद नुमाइंदा शायरात निसाई हिस्सत के तनाजुर में। हिंदुस्तान के बाकी खित्तों के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी ख़वातीन ने अदब में मर्दों के बाद कदम रखा। हाँ, अलबत्ता कश्मीरी ज़बान में बहुत पहले ललदत और हवा खातून ने अपने जज्बात और एहसासात का इजहार शायरी के ज़रिए किया था, लेकिन उर्दू अदब में ख़वातीन 20वीं सदी की आखिरी दहाई में रोनुमा हुई और शायरी को इजहार ख्याल का वसीला बनाया और देखते ही देखते रियासत के शहरी मंजरनामे पर कई शायरात का नाम उभर कर सामने आया जिन्होंने न सिर्फ सिन्फ़ गज़ल को इजहार ख्याल का वसीला बनाया बल्कि सिन्फ़ नज़म में भी तवाज़माई की। ऐसी शायरात में आयशा मस्तूर, रुखसाना जबीर, रक्षंदा रशीद, नसरी नकाश, परवीन राजा, शबनम अशाई, साहिबा शहरयार, निघत फारूक नज़र, तरन्नुम रियाज, सलमा फिरदौस, रुबीना मीर वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं। ये तमाम शायरात अपने तजुर्बात को सादा और सहल अंदाज में पेश करती है और औरत के नाजुक एहसासात को पेश करने में कामयाब नजर आती है। इनके निसाई आवाज़ की कारफरमाई बिला किसी रुकावट और बंदिश के दिखाई देती है और अब वो मर्दों की ज़बान में अपने एहसास और फिक्र की तर्जुमानी नहीं करती बल्कि खुद अफ़ज़ाई हिस्सत के तनाजुर में देखा जा सकता है। मर्दसाज मुआशरे ने जो गैर मसावी और गैर इंसानी रवैया औरत के लिए रवा रखा है, उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज और मजम्मत का अंदाज इख्तियार किया है। जम्मू कश्मीर के इन सभी शायरात पर सैर हासिल बहस इस मुख्तसर मजमून में मुमकिन नहीं, लिहाजा चंद नुमाइंदा शायरात और इनके कलाम के अजमाली तस्वीरे पर इक्तिफा किया जाता है। तरन्नुम रियाज शायरी के साथ साथ फिक्शन का भी एक अहम नाम है। इनका शायरी में पुरानी किताबों की खुशबू के नाम से शायरी मजमुआ शाया हो चुका है। उनकी शायरी पर अगर नज़र डाली जाए तो वो मोहब्बतों की शायरा है जिनकी निगाह में रिश्तों की बड़ी अहमियत है। उन्होंने जज्बाती रिश्तों पर बड़ी फनकारी से कलम उठाया और उनके दुख दर्द को समेटने की औरत शर्महया, ताबेदारी और रिवायती बंदिशों में बंधी एक कठपुतली थी। समाजी और रिवायती बंदिशों के साथ साथ इसकी बहुत अच्छा मकाला। इसके बाद में डॉक्टर हिलाल साहिल साहब को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। हिलाल के बाद बद्र की तरफ कदम बढ़ाते हैं, यानी अस्मा बद्र साहिबा को हम दावत दे रहे हैं कि वो आएँ और अपना पेपर पेश करें। 21वीं सदी में जिन फनकारों ने हिंदुस्तान में तसव्वुफ के साथ मोतबर फनकारों की शक्ल में उर्दू अदब को नावल दिए हैं, इनमें अब्दुल समद, ज़ौकी, गज़नफ़र, पैगाम आफाकी, शमसुर रहमान फारूकी अपनी सलाहियतों से उर्दू नावल की आबियारी करने में शादुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी की एक मुनफरिद शख्सियत शमसुर रहमान फारूकी उर्दू तनकीद की एक बरगज़ीदा शख्सियत है।
तनकीद निगारी के साथ साथ इन्होंने नावल और अफसाने दोनों में अपनी ज़हनी और फिक्री सलाहियतों की बदौलत उर्दू अदब को बेहतरीन शहकारे दिए। इनके अब तक 2 नावल शाया हो चुके हैं। पहला कोई चांद थे सवाल फिर भी रखते हैं। इस सदी में उर्दू नावल में एक और निहायत अहम नावल निगार गजनफर की सूरत में हुआ। गुज़श्ता सदी में इनके कई नावल शाया हुए। इस सदी में शुरुआत इनका नावल दिव्या बानी 2000 ईस्वी में मंजर आम पर आया और सबको हैरत में डाल दिया। उर्दू में दलित तबके के मौजू पर लिखा गया ये पहला नावल है। इन्होंने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ दलितों के मसाइल को उजागर करने की बेहतरीन कोशिश की है। इस ज़मीन में अली अहमद फातमी लिखते हैं, दिव्या बानी उर्दू का पहला नावल है जो मुकम्मल तौर पर दलित निज़ाम और दलित मसाइल पर लिखा गया है, जो एक मखसूस समाजी साख्त, तकसीम तारीख, जुल्म और अवामी इंसाफ की ही कहानी है। इन्होंने दलित तबके को मौज़े बहस बनाकर उर्दू नावल को नए मैलान के परवान चढ़ाने में न सिर्फ पहल की बल्कि अपने तारीखी और तहज़ीबी शऊर का नमूना भी पेश किया। दिव्या बानी यानी देवताओं की कही हुई वो मुकद्दस बातें जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण और ऊंचे तबके से वाबस्ता रखने वाले लोग ही पढ़ और सुन सकते हैं। दलित और निचले तबके वाले लोगों इन बातों को सुनने पर कतगन है और अगर कोई सुनने का जुर्म करे तो मुजरिम के कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। गजनफर ने इस नावल के जरिए पहली दफा अपने कलम की नोक एक ऐसे मौजू की तरफ फेर दी जिसकी तरफ बाज़ तख्लीकारों ने कम ही तवज्जो दी। नावल निगारों की इस कबीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक अहम और काबिल ज़िक्र नाम रहमान अब्बास का है, जिन्होंने पिछले कई बरसों के दौरान नकलिस्तान की तलाश, एक ममनुआ मोहब्बत की कहानी और खुदा के साए में आंख मिचोली लिखकर अरबाब अदब में मुतनासिब और मुतवाज़िन अंदाज में दाद व तहसीन वसूल किए। हर लहज़े तग़य्युर व तबद्दुल से आशना साए में आंख मिचोली अपने मशमूलात की बुनियाद पर अदबी हल्कों में गुफ्तगू का बाइस बन गया। इस नावल का उन्वान ही कारी को अपनी तरफ मुतवज्जह करने में काफ़ी व शाफी नजर आता है। मजहब की चादर लपेटकर जो लोग समाजी और सियासी इदारों की सरपरस्ती हासिल करके अपनी हवस परस्त जिंदगी और मरगूबी खातिर अफराद को इमदादी मनफत के मौके फराहम करने वालों की जिंदगी का ये इलामिया है। नावल का मरकजी किरदार अब्दुल सलाम अव्वल ता आखिर मुख्तलिफ और मुतज़ाद कैफियत के साथ नजर आता है। अब्दुल सलाम का ख्याल था कि टीचर एक ऐसा जानवर है जिसकी अपनी न कोई शनाख्त है न ज़ात। वो हमेशा सबके जैसा सारे मजहबी त्यौहार मनाने वाला, सरकारी इजलास में जामिद व साकिन बैठने वाला। मोहतरम डॉक्टर नसीम अख्तर साहब और दीगर सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ उसका उन्वान है रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू ड्रामा। कश्मीर को उर्दू ज़ुबान व अदब की अहम आमाज का तस्वुर किया जाता है। रियासत जम्मू कश्मीर में अदब की तमाम असनाफ को मकबूलियत मिली। इन दीगर तमाम असनाफ के साथ साथ उर्दू ड्रामे ने भी अपनी मौजूदगी बहुत फाल तरीके से दर्ज कराई। जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू ड्रामे की रिवायत पर नज़र मरकूज़ करते हैं तो हमें भांड पत्र का इल्म हासिल करना लाजमी हो जाता है। ये भांड कश्मीरुल असल थे और लोगों को मुसर्रफ शादमानी अदा करना इनका पेशा था। ये बुनियादी तौर पर लोग अदाकार थे जो मुख्तलिफ सकाफती और समाजी तकरीबात के मौक़ों पर अपनी अदाकारी के ज़रिए लोगों का दिल बहलाते थे। हिंदू ईरान और तुर्की व अरबी के लिसानी अदबी और तहजीबी इम्तिज़ाज से एक ऐसी ज़ुबान वजूद में आई जिसे बिलाखिर उर्दू के नाम से मकबूलियत मिली। इस ज़ुबान ने हिंदुस्तान को ऐसी अदबी चाशनी और लिसानी सहरकारी से वाकिफ़ कराया जिससे अब तक हिंदुस्तानी अवाम महरूम थे। इसी सिलसिले की एक कड़ी उर्दू ड्रामा है। जब रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू ड्रामे पर निगाह डाली जाती है तो 19वीं सदी में ड्रामे के खदो खाल सही मानों में दिखाई देते हैं। महाराजा रणबीर सिंह तहजीब और अदब के शाइक थे। उन्हीं के ज़माने में रास लैला का चलन हुआ। उनके इंतकाल के बाद महाराजा प्रताप सिंह तख्त नशीन हुए। उस वक्त कश्मीर में बाहर से मुख्तलिफ लैला पार्टियाँ और नाटक कंपनियाँ आई और अपनी मखसूस अदाकारी से लोगों को मुस्तरद अदा किया। उसके बाद तो उन ड्रामा नवीसों और अदाकारों का एक तवील सिलसिला सामने आता गया जिन्होंने उर्दू ड्रामे को नई सिंह से आशना किया। वक्त की कमी की वजह से मैंने रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू ड्रामे की तारीख की तरफ सिर्फ इशारा किया है। अब मैं रियासत जम्मू कश्मीर के उन ड्रामा निगारों का मुख्तसर सा तारुफ पेश करती हूँ जिन्होंने इस सिंह को बामी उरूज पर पहुँचा दिया। उनमें सबसे अहम नाम आगा हशर काश्मीरी का है। आगा हशर काश्मीरी ने ड्रामा निगारी की दुनिया में एक नए बाब का इजाफा किया।
उन्होंने बहुत सारे सबक आमोज ड्रामे लिखे। दूसरी ज़ुबानों के ड्रामों का उर्दू में तख्लीकी तर्जुमा भी किया। उर्दू थिएटर और ड्रामा में सबसे ज़्यादा शोहरत पाने वाली शख्सियत आगा हाशिर काश्मीरी ही हैं। हिंदी अदब में भी उन्हें यही मकाम दिया जाता है। उनका पहला ड्रामा आफ्ताबी मोहब्बत है। उन्होंने थिएटर कंपनी में भी काम किया, खुद कंपनियां कायम की और फिल्मों से भी वाबस्ता रही। सफ़ेद खून, यहूदी की लड़की, रुस्तम उस-सोहराब, आंख का नशा, असीर हिस्स और खूबसूरत बला वगैरह आगा हाशिर काश्मीरी के मशहूर ड्रामे हैं। दबिस्तान जम्मू कश्मीर में आनंद लहर का नाम बड़ा अहम है। लहर साहब उर्दू के लिए एक तहरीक की हैसियत रखते हैं। उन्होंने अफसाने और नावल पर तिबा आजमाई की। ड्रामा निगारी की सफ में भी बहुत मशहूर हुए। सरहद के पीछे उनका मशहूर ड्रामा है। निर्वाण के बाद उनका ड्रामा तपिस भी कौन मंजर आम पर आया, ये सब हवाले से। उर्दू की अफसाना निगारी के मैदान में 21वीं सदी में जो तख्लीकार अपनी अदबी और फिक्री शनाख्त कायम करने में कामयाब हुए, उनमें गयास अहमद गद्दी, शुमार छतारी, मुशर्रफ आलम ज़ोकी वगैरह के नाम सरफहरिस्त है। माबाद जदीद दौर के ये अफसाना निगार शऊरी तौर पर जदीदत के फरसूदा असलूबियाती और तहकीरी रवायों से खुद को आज़ाद करने में एक दूसरे से सबकत ले रहे थे। इन तख्लीकारों ने 21वीं सदी में भी अपनी शनाख्त कायम रखी और नए नए मसाइल व मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ फरमाई। चूँकि 21वीं सदी उर्दू अफसाने की नई सदी कहलाती है और इस नई सदी में नए नए मसाइल सामने आ रहे हैं, जैसे कत्ल गारत, दहशतगर्दी, जंग, नस्ल कशी, जिस्म फरोशी, बर्बरियत, दरिंदगी का नंगा नाच, रिश्तों का तकद्दुस खत्म होना वगैरह। वक्त की तब्दीलियों के सबब जिंदगी के तमाम गोशों के मौज़ूआत भी बदल रहे हैं। इसकी वजह हमारी ज़ाती ज़िंदगी के नशीब व फराज भी हो सकते हैं, माशरे में गुजर रहे वाक़ात व हादसात भी हो सकते हैं, सियासी पस मंज़र की तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, तजुर्बों के गहरे और लंबे सिलसिले भी अफसाने के मौज़ूआत को बदलने में अपना दखल रखते हैं। नई सदी का यही वो मंजरनामा है जहाँ उर्दू के नए अफसाने लिखे जा रहे हैं। नया उर्दू अफसाना लिखने वाले कलमकारों में मुशर्रफ आलम ज़ोकी का नाम बेहद अहम है, जो अपनी तख्लीकी सलाहियत से उर्दू अफसाने को नए और उचूते मौज़ूआत से हमकिनार कर रहे हैं। ज़ोकी जहाँ एक तरफ अपने अफसानों में तहजीबों की कश्मकश, सकाफत व तमद्दुन के उरूज व ज़वाल को अपना मौजू बनाते हैं, वहीं इनका रिश्ता मुस्तक़बिल के अंदेशों से भी रहता है। नई टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस तेज़ी से करवट लेती हुई सियासत इनके पसंदीदा मौजूआत है, इसलिए हर कहानी इनकी दूसरी कहानी से मुख्तलिफ नजर आती है। नई सदी तक आते आते इंसान के कमालात ने मुख्तलिफ सायारों पर फतह का परचम लहरा दिया। तरक्की के हैरत कारनामों ने इंसान के लिए ऐसा खतरा पैदा कर दिया जो इंसानी कदरों को पूरी तरह ज़वाल की तरफ ले जा रहा है और नई कदरों की ईजाद भी कर रहा है। मुशर्रफ आलम ज़ोकी के अंदर का फनकार भी अपने अहद के नए चैलेंज से जंग लड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन इनकी आवाज़ में उदासी शामिल नहीं है। टेक्नोलॉजी की इर्तिका से लेकर फिक्र की गहराई तक ज़ोकी किसी खौफ के बगैर, यानी नाक़दीन और मुबसरीन की परवाह किए बगैर हर मौजू पर कलम उठाते हैं। इनका अदब से गहरा कमिटमेंट है, वो कहीं भी किसी भी सतह पर समझौता नहीं करते हैं। तारीख, फ़लसफ़ा, इल्मी नफ्सियात, साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम से इल्मी मालूमात हासिल करके वो फिक्शन को तनव और रंगारंगी अता करते हैं। वो समाज की बेरहम सच्चाइयों का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं। इनकी अफसाना निगारी के बारे काफ़ी मशहूर व मकबूल भी हो चुके हैं, जैसे दादा और पोता, असल वाक़ई की ज़राक्स का लिबार्ट्री, गुलाम बख्श, बाप बेटा, शाही गुलदान वगैरह। हम ये कह सकते हैं कि मुशर्रफ आलम ज़ोकी 21वीं सदी के एक ऐसे फनकार है जो हर मौजू, हादसा और ज़िंदगी की तलख हकीकतों को कहानी में डालकर अफसाना बना देते हैं। इन अफसानों में किरदार पुलाड़ का चोली दामन का रिश्ता होता है। इनका हर अफसाना एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ज़ोकी के अफसाने अपने पेश रो अफसाने निगारों के रंग व आहंग से अलग है। इनके यहाँ मौजू का इंतखाब नजरियाती पेशबीनी के तहत नहीं होता है, बल्कि ज़ोकी मौजू के इंतखाब में संजीदा नजर आते हैं। अदालत में हमें पहुँचना था कि सुदूर हज़रात को हम दावत देते हैं इन मकालों पर गुफ्तगू फरमाएं, लेकिन इससे कबल एक दूसरी नशिस्त की तरफ हम ले चल रहे हैं, जहाँ नई नई किताबों से हमें आशनाई होगी। उन किताबों को हम देखेंगे, यानी रस्म रुनमाई की तकरीब इस मरहले के बाद होगी। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब गुलाम नबी कुमार और साहिब किताब और दिगर अफराद को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये डॉक्टर हिया ताइनी साहब की किताब मासिर उर्दू अफसाना तफहीमुत तंज़िया
जो उन्होंने तनकीदी कोशिश की है, जो मुख्तलिफ तनकीदी नजरियात हैं मुआबा जदीद के हवाले से, इसमें कोशिश की गई है कि किताब रिलीज होगी। और एक जो ख्वाहिशमंद लोग हैं किताब खरीदना चाहते हैं, डॉक्टर रियाज तवीदी साहब बाहर एक स्टॉल लगाएंगे, वहाँ किताब रियायत पे दस्तयाब होगी। मुबारक है डॉक्टर रियाज तवीदी साहब। की अरबी कायनात सुमैया बशीर से गुजारिश है तो ऐवान सदारत में तशरीफ लाए और किताब भी यहाँ पहुँचे। किताब आ जाइए, इधर आ जाइए। Düşünün keşke zaman gıda satması ya. Kalmış canım. Mücadele yok. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि कश्मीर में हिंदुस्तान के अदबी एतबार में जितना काम यहाँ हो रहा है, ये नहीं कि मैं आप सबसे पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि आप खामोशी सुनिए, अपने असातिज़ा को सुनिए, अपने सरपरस्तों को सुनिए, अपने बुजुर्गों को सुनिए। अगर आप हम इनको नहीं एक इंटरनेशनल सेमिनार में दिल्ली में था तो वहाँ बहुत बड़े उर्दू अदब के अकाबिरीन थे इंटरनेशनल लेवल के, तो वहाँ बड़ी दिल्ली और हिंदुस्तान की उर्दू अदब के हवाले से बात हुई। तो मुझे भी मौका मिला, ऐसे ही मैं खुशकिस्मत रहा जैसे इस वक्त मैं रहा हूँ। हालांकि मैं कश्मीरी ज़ुबान अदब के साथ मेरा एक कमिटमेंट है, लेकिन अल्लाह का करम है जब से मैं अपने कश्मीर, अपने वादी के उर्दू अदब के असातिज़ा के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, जैसे रफ़ीक राज साहब है, डॉक्टर शफत सोपोरी साहब है, परवेज़ मानू साहब है, राशिद सईद साहब है, नूर शाह साहब, वो बहुत सारे। और मेरी सोहबत जो रही है वो केवला हकीम मंजूर साहब से रही है, क्योंकि अदब में वक्त जो है वो फ्लैट नहीं चलता। एक ज़माना बीत गया और वो अलग कट के रह गया, दूसरा शुरू हो गया। ये कन्वीनियंस के हिसाब से हमने अदब में अहदों में बांट दिया है, नहीं तो अदब में ज़माना गोल दायरे की सूरत होता है। एक ज़माना पीछे के ज़माने से भी मुंसलिक होता है, उसका हिस्सा भी होता है और अगले आने वाले दिनों के साथ भी जुड़ा होता है। हमसे गलतियां ये हो जाती हैं कि जब हम वक्त को एक फ्लैट सूरत में देखना शुरू कर देते हैं। आज के ज़माने के अदब की बात जब हम करते हैं तो हम मौजूदा हालात पर एक मकाला पढ़ते हैं। वहाँ हमारे जहन में हमारी तहजीब, हमारी तारीख़, हमारी विरासती अक़दार, वो सब भूल के हम लिखना शुरू कर देते हैं। और हम जो लिख रहे होते हैं वो अखबारी रिपोर्ट से ज़्यादा मुअतबर नहीं होता है। अदब में जब भी हम किसी चीज़ का तज्ज़िया करें तो कई सारी चीज़ों को जहन में रख कर के तज्ज़िया करना होता है। इंक्लूसिवनेस का जो कॉन्सेप्ट अदब की बुनियादी प्रॉपर्टी है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। पिछले 60 साल में हमने तज्ज़िया करना सीखा है। हिंदुस्तानी ज़ुबानों की बात कर रहा हूँ।
اور یہ سارے تجزیاتی نظام جو ہیں ادھار کے ہیں، ایک ایجنڈا کے تحت بنائے ہوئے نظریے ہیں۔ ایک پروگریسو موومنٹ بھی ایک مذہبی عقیدے کی طرح تھی، ایک پولیٹیکل ایجنڈے کی طرح تھی، ایک سوشل ریفارم کی میمورنڈم تھی۔ ہمارے دوست اساتذہ، ریسرچ اسکالرز، طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ ستیش مل صاحب نے کچھ اچھے سوالات قائم کیے ہیں، لیکن یہ اچھا موقع نہیں ہے کہ ان سارے سوالات کا جواب دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ایک مباحثہ قائم کیا جا سکتا ہے کسی دوسرے موقع پر، تو اس لیے ان سارے سوالات کو میں یہاں پر تھوڑا سا نظر کرتا ہوں، اور اگر ڈاکٹر مشتاق قادری صاحب مناسب سمجھے تو کچھ سوالات کے جواب دیں، یا اگر ان کو موقع ملا۔ میں دو تین باتیں مقالہ نگاروں کے حوالے سے ان کے مقالوں پر کروں گا، جو ہمارا فرض بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے۔ سبھی مقالے ماشاءاللہ محنت سے لکھے گئے تھے، ہر ایک کی کوشش تھی، اور ہر ایک نے اپنے طریقے سے خوب تر مقالہ لکھنے کا اہم یہ فیصلہ کیا تھا۔ میں پہلے مقالہ نگار ڈاکٹر یوسف رام پوری صاحب کے مقالے پر بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ربائی کے حوالے سے بات کی 21ویں صدی میں۔ تو 21ویں صدی کے ربائی کے حوالے سے 21ویں صدی میں جو ربائی وہ حضرات ہیں، مجھے لگا کہ انہوں نے اس پر ذکر کی وہ تحریر کیا ہوگا، لیکن ان کے ذکر میں نہیں آیا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ 21ویں صدی کے نمائندہ ربائی وہ حضرات جو شاعر ہیں، شاعرات ہیں، ان پر گفتگو کرتے اور موضوع کا حق ادا ہو جاتا۔ اچھا، زیادہ دور اب اگر نہ بھی جائیں تو مقامی طور پر ڈاکٹر فرید پروردی صاحب کی ربائی کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ کسی بھی طرح جو ہے ناقابل فراموش نہیں، ہر اعتبار سے قابل ستائش ہے ان کی۔ اچھا، رباعیات کے حوالے سے ان کی کتاب بھی آئی ہے، ایک تو ربائی گوئی پر ہے اور دوسری تنقیدی ربائی پر ہے، وہ تنقیدی ربائی پر بہت کم لکھا گیا ہے۔ اچھا، سلیم ساگر صاحب پتہ نہیں یہاں ہیں کہ نہیں ہے، وہ بھی اچھے ربائی وہ شاعر ہیں، ہے نا، تو انہوں نے اچھا ربائی گوئی کا مجموعہ بھی پیش کیا ہے، جو ان کی تخلیقی اظہار کی جو توانائی ہے اس کا ایک تخلیقی اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد فیض قلم آبادی صاحب نے افسانچہ نگاری کے حوالے سے مقالہ پڑھا ہے، انہوں نے بہت شاندار طریقے سے افسانچہ نگاری کی تعریف وغیرہ کی ہے۔ ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کی تحریر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اختراعی انداز ہے، کیونکہ میں ریسرچ اسکالر سے مخاطب ہوں، جو مقالہ لکھنے میں اختراعی انداز اختیار کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کریں، تو میرے خیال سے اس کی اچھی مثال ان کی ہے، اگرچہ سارے جو ان کے صفحات ہیں وہ ہم نہیں سن پائے وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے۔ اسی طرح سالک جمیل براٹ صاحب کا مقالہ تھا کرشن چندر کے حوالے سے، ان کی تخلیقات کے حوالے سے بہت اچھا عنوان تھا، لیکن یہ تھا کہ اگر آپ نے لکھا ہوتا یا لکھا ہوگا تو ہم انشاءاللہ وہ آئندہ سنیں گے۔ نور شاہ صاحب اور ہمارے پروگرام کے بیچ میں داخل ہوئے خالد حسین صاحب، پروفیسر نیلوفر جی شروع سے ہی چشمدید گواہ ہیں آج کی اس مجلس کی۔ راشد عزیز صاحب دیر سے تشریف لائے، ریاض توحیدی صاحب اور پرویز مایوس صاحب، مانوس صاحب جو ہیں وہ غلطی ہو گئی، ہو سکتا ہے میں نے جان بوجھ کے بھی کہا ہو، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے، ہمارے اساتذہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ریسرچ اسکالر یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ادیب جو ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن سب کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں اور یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یقیناً ان کے دلوں کے اندر بھی ایک سمندر موجزن ہے کہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے، اور میں شیخ العالم ایجوکیشنل
जो वेलफेयर सोसाइटी है उनके अरबाब हल व अक़्द को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने छेड़ा है, उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत की है और जब किसी चीज़ की इब्तदा होती है और वो हरफ़े आखिर नहीं हुआ करती है, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ खूबियां भी होती हैं, लेकिन खामियों को दरगुजर करके उसकी खूबियों को मलहूज़ अपने जहन में रखना चाहिए कि एक सेमिनार करना कितना मुश्किल काम है और लोगों को, अदीबों